अच्छा, ये 304 का लेक्चर नंबर 2 है, एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ। और इसमें ये फील्ड ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर अब हम देखने जा रहे हैं कि ये एक स्फीयर है और इसमें चार्ज की साथ में एक सरफेस लिख देता हूँ कि ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। इस पर जो है इसके सरफेस पर, खाली इसके अंदर नहीं, सिर्फ सरफेस पर जो है चार्ज मौजूद है। और क्योंकि स्फेरिकल साइमेट्री मौजूद है यहाँ पर, यानी एक स्फीयर है तो इस पर जब हम चार्ज देंगे, कंडक्टिंग स्फीयर है तो ज़ाहिर है ख़ुद ब खुद यूनिफॉर्मली जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बातें हम पहले कई बार कर चुके हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और ज़ाहिर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो चार्ज डेंसिटी भी हर जगह एक ही जैसी रहेगी और वो जो है उसको हम सिग्मा से शो कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा यहाँ ये जो है हमारे पास कॉपी पे ज़ाहिर है स्फीयर जो है वो इस तरह नज़र आता है सर्किल की तरह, लेकिन ये स्फीयर है लाइक ये जो आपके पास नज़र आ रही है बॉल टाइप की चीज़, ठीक है ना। और इसमें जो है यहाँ पे ये इस तरह की ग्रोव बने हुए, लेकिन ज़ाहिर है जब हम स्फीयर लेते हैं तो इसका मतलब है वो हर तरफ से जो है बिल्कुल एक जैसी सरफेस है, उसमें इस तरह की कोई ग्रोव वगैरह मौजूद नहीं। अदरवाइज़ चार्ज जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से यूनिफॉर्म नहीं रहेगी इन जगहों पे। तो हम तो ये खाली दिखाने के लिए मैंने एक बॉल ले ली, स्फीयर है ये, बॉल नहीं, और उस पर जो है हर तरफ से इसका जो सरफेस है वो एक ही तरह की। तो ये है इसके, और इसके सरफेस पे सिर्फ चार्ज है जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, हम सिर्फ सरफेस पे चार्ज ले रहे हैं। तो इसकी वजह से इससे बाहर एक पॉइंट पी पे हम जो है फ़र्ज़ कर लें वो पॉइंट पी यहाँ पर मौजूद है, उस पर जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेने जा रहे हैं। तो अगर हम गाउसेस लॉ अप्लाई करते हुए फील्ड लेंगे तो उसकी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा कि इस स्फीयर को चारों तरफ से जो है क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो चार्ज मौजूद है उनको इनक्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि गाउसेस लॉ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं है बल्कि फ्लक्स के लिए, जो फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से बाहर आता है। तो क्लोज सरफेस से बाहर फ्लक्स उसी सूरत में आता है जब उस सरफेस के अंदर कुछ चार्ज इनक्लोज किया गया हो। तो हमें क्योंकि इस पूरे स्फीयर के सरफेस पे जो चार्जेस मौजूद हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, लिहाजा हम इन तमाम चार्जेस को, यानी इस पूरे स्फीयर को जो है एक और स्फीयर में बंद कर देंगे, और उस जिस बड़े स्फीयर में बंद करेंगे उसका सेंटर भी इस स्फीयर के सेंटर के साथ कोइंसाइड हो रहा होगा, ठीक है ना। और वो इस तरह से स्फीयर हम इसके गिर्द बनाएंगे कि जिस पॉइंट पर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है वो पॉइंट इस बड़े स्फीयर के अंदर, जिसके अंदर हम इस चार्ज स्फीयर को बंद कर रहे हैं, वो पॉइंट भी इस पर आ जाए, ठीक है ना। तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं बहरहाल। अब स्फेरिकल उसमें कर रहे हैं, पहले हमने एक आर्बिट्री वो लिया था गाउसेस लॉ को प्रूव करने के लिए, एक आर्बिट्री सी कोई भी जो है वो शेप ले ली थी, उसको स्फीयर में बंद किया था। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये चीज़ें भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर कर लेते हैं कि आप जानते हैं कि अगर एक सर्किल है और सर्किल के सेंटर से एक जो है लाइन यूं करके बाहर आ रही है, रेडियल लाइन कहलाती है आपके पास, इसी को आगे बढ़ा दें तो हम इस कंडीशन में जानते हैं कि ये जितनी भी, यानी स्फेरिकल कंडीशन में हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी रेडियल डायरेक्शन में होंगी हमेशा, ठीक है ना। इस सेंटर से लेकर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन इसके इधर तक ड्रॉ करें तो उसी डायरेक्शन में होंगी। अलग बात है कि ये फील्ड लाइन जो इससे बाहर की तरफ होंगी, यानी स्फीयर से, क्योंकि चार्ज सरफेस पर है स्फीयर के, लिहाजा से बाहर की तरफ होंगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन है। फर्दर हम जानते हैं कि अगर किसी भी रेडियस पर एक टेंजेंट बनाया जाए तो ये आपके पास हमेशा इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर स्फीयर पर किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया जाए इस तरह से, अब ये स्फीयर पे टेंजेंट प्लेन कहलाता है। फर्ज कर लें ये पॉइंट है, इधर मैंने एक टेंजेंट प्लेन बनाया, यानी एक सरफेस बनाई, वो सरफेस इस स्फीयर के सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही है, तो जाहिर है इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेडियल लाइन बाहर निकलेंगी वो उस पॉइंट पर जिस पर ये टच कर रही है उस पर जो है परपेंडिकुलर होंगी। और हमेशा जो है किसी भी सरफेस की जो डायरेक्शन होती है, किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन होती है, जो एरिया इस पॉइंट पर मौजूद होगा जो कि इस स्फीयर से टच कर रहा है, वो जो है आपके पास उस पॉइंट पे जो छोटा सा एरिया मौजूद है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी उस एरिया पे परपेंडिकुलर होगी, और उस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो भी हमेशा, डायरेक्शन ऑफ द सरफेस क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, यूँ करके परपेंडिकुलर होती है। तो इस पॉइंट पे वो एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, जो इस स्फीयर पे टच कर रहा है एरिया छोटा सा।
और प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है रेडियल डायरेक्शन में वो भी परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस पे, क्योंकि ये जो है आपके पास रेडियल लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये जो सरफेस है पूरी ये टेंजेंट है इस पॉइंट पर जिस पॉइंट से वो निकल रही है। तो टेंजेंट पर हमेशा जो है आपके पास ये क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पर होता है, और इसके एरिया की डायरेक्शन भी 90 डिग्री के एंगल पर होगी। तो ये आपके पास क्या होगा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है और इस एरिया की अपनी डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है, उसको हम अभी डी कह देंगे। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से इस स्फीयर में, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री मौजूद है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपके पास क्या होंगी, वो रेडियल डायरेक्शन में होंगी, वो इस यहाँ से सेंटर से रेडियल डायरेक्शन में निकलेंगी। और क्योंकि इस बड़े स्फीयर का जिसके अंदर हमने इस चार्ज स्फीयर को बंद किया है उसका सेंटर भी यहीं पे है, तो इस पर भी वो रेडियल फील्ड लाइन होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है तो रेडियल डायरेक्शन में होगी। मैंने ब्लैक पेन लिया इंक पेन ताकि ये वाज़ा नज़र आए, लेकिन ये इंक बहुत ज़्यादा फेंक भी रहा है बहरहाल। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा ये किसकी बात करें, हम ये इस चार्ज स्फीयर पे बात नहीं कर रहे, बल्कि हम इस चार्ज स्फीयर के ऊपर जो हमने एक और स्फीयर बनाया है इसको इनक्लोज करने के लिए पॉइंट पी जिसके अंदर आ रहा है उस स्फीयर की बात करें कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल डायरेक्शन में निकलेंगी, और जिस पॉइंट पर रेडियल डायरेक्शन में निकलेंगी उस पॉइंट पे जैसे कि मैंने ये बताया है कि एक सरफेस होगा। अब अगर वो सरफेस आप इतना बड़ा लेंगे, जैसे ये पेज है, इतना बड़ा सरफेस लेंगे, तो इस पॉइंट से जो है अगर वो फील्ड लाइन निकल रही है फर्स्ट कर लें यहाँ से, तो ये इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सिर्फ इतने से छोटे से एरिया में जो फील्ड वो निकलेगी आपके पास, यानी इस छोटे से एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इसके पैरेलल होगी। लेकिन अगर आप इसी स्फीयर पे यहाँ पे एक एरिया लेंगे तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पे, और अगर एक एरिया आप इतना बड़ा बना लेंगे, इतना बड़ा, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ पर मौजूद है एक फील्ड लाइन, वो यहाँ से परपेंडिकुलर है रेडियल डायरेक्शन में, तो इसी जगह पर जो एरिया मौजूद होगा छोटा सा डेल्टा एरिया जिसको हम डी कहते हैं छोटा सा, उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो एरिया की डायरेक्शन है वो इसका कर्व कुछ इस तरफ है तो यूं होगी, और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसकी एंगल देखेंगे तो पैरेलल नहीं होगा। इसीलिए हम इसको जो है क्या करते हैं, छोटे छोटे डेल्टा एरिया ए में डिवाइड करते हैं। अच्छा, इससे मुराद ये है कि ये मैं ये वाला स्फीयर ले रहा हूँ जिसमें हमने इनक्लोज किया है, क्योंकि हम जो फ्लक्स बाहर आएगा वो उस स्फीयर से लेंगे जिसमें हमने इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को, या दूसरे लफ्ज़ों में इस चार्ज स्फीयर को बंद किया हुआ है। तो इस पे हम क्या करेंगे, जिस सरफेस से हमने क्लोज किया है, यानी जिस स्फीयर से हमने क्लोज किया है इस पूरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को, इस पे जो एक छोटा सा डेल्टा एरिया ए ले लेंगे। ये सब बातें मैं पहले भी क्लास में कर चुका हूँ, लेकिन अभी फिर कर रहे हैं ताकि वो रिवाइज हो जाए। तो उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी रहेगी, प्लस जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे अब मैं जगह थोड़ी सी छोटी इसलिए हो गई कि ये बहुत ज़्यादा इंक फेंक रहा है, लेकिन अब इस छोटे से इसको डेल्टा एरिया ए की डायरेक्शन ये भी जो है आपके पास क्या होगी, इसके पैरेलल होंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब इनके दरमियान एंगल 0 हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा डेल्टा एरिया है। अब छोटा सा कितना छोटा सा, इसका मतलब है कि हम लेंगे डेल्टा एरिया अप्रोचेस टू 0, इतना छोटा है कि एक पॉइंट जितना है, क्योंकि हमेशा जो है जैसे मैंने टेंजेंट प्लेन बताया, टेंजेंट बताया, वो एक पॉइंट पर ही टच कर रहा होगा, और उस पॉइंट पे जो है जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसमें और उस एरिया की डायरेक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि एरिया उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि वो ये नॉर्मल कहलाती है, टेंजेंट पे जो है नॉर्मल कहलाता है, या टेंजेंट प्लेन पे नॉर्मल कहलाता है, वो ये टेंजेंट प्लेन कहलाएगा इस लिहाज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी 90 डिग्री के एंगल पर होंगी, और एरिया की किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो उस एरिया से 90 के एंगल पर होती है। तो दोनों इस पॉइंट पे 90 के एंगल पर है, यानी एरिया की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी। तो जाहिर है कि इन दोनों की डायरेक्शन में आपस में जो एंगल होगा वो 0 का होगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ये तो हमने ये अप्रोचेस टू 0 जितना एरिया ले लिया, और इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमने ये बात मैंने ऊपर लिख दी है, बहरहाल फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ इस बात को, कि हमने एक क्लोज सरफेस क्यों बनाया, क्योंकि हम गाउसियन लॉ को जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बात कर लेंगे इस पे बहरहाल। अब हम जो है यहाँ पे क्या है कि इस छोटे से डेल्टा एरिया ए से निकलने वाले फ्लक्स को मालूम करेंगे। लेट सपोज फ्लक्स ड्यू टू डी ए, डेल्टा एरिया ए छोटा सा, ये जो हमने अप्रोचेस टू 0 लिया, उस फ्लक्स को फर्स्ट कर ले मैं φ1 कह देता हूँ, तो बराबर होगा फार्मूले के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डेल्टा एरिया ए का जो है डॉट प्रोडक्ट होगा। और फर्दर हम क्या जानते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो ई डी ए, और आगे होगा कॉस थीटा,
और थीटा इन दोनों एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की रेडियल डायरेक्शन के दरमियान 0 डिग्री का है, लिहाजा ये जो इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकलेगा वो EdA के बराबर हो जाएगा। अब मसला ये है कि हमें गाउसेस लॉ अप्लाई करना है, और गाउसेस लॉ बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर आने वाला जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स का फार्मूला बताता है कि बाहर आने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज को चले मैं कैपिटल Q से लिख देता हूँ ये। तो अब मामला ये है कि अगर हम सिर्फ इस छोटे से एरिया से बाहर निकलने वाला फ्लक्स मालूम कर लें तो उसके लिहाज से हम ये गाउसेस लॉ, वो जो फ्लक्स आएगा उसको इस फ्लक्स की जगह पे, जो कि गाउसेस लॉ से हम मालूम करते हैं, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि गाउसेस लॉ पूरे क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाले फ्लक्स को बताता है कि अगर किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को या कुछ चार्जेस को आपने किसी सरफेस में क्लोज किया हुआ है, कंप्लीटली क्लोज, हर तरफ से क्लोज किया हुआ है, 3 डायमेंशनल क्लोज किया हुआ आप कह लें, तो उसमें से बाहर आने वाला फ्लक्स वो इसके बराबर होगा 1। ये थोड़ा सा इसमें गंदा हो गया यहाँ, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि जो फ्लक्स बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज, मैंने कैपिटल Q से लिख दिया, इसके बराबर होगा। तो अब मसला ये है कि इनक्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो इसके बराबर होता है, और यहाँ पे जो हमने फ्लक्स मालूम किया वो सिर्फ DA से मालूम किया है। तो हमें सिर्फ DA से नहीं मालूम करना, बल्कि जो बाहर हमने एक पॉइंट P पे स्फीयर बनाया है, जिसके अंदर हमने ये अंदर वाले स्फीयर को जो है क्लोज किया है, उसके पूरे सरफेस एरिया पे हमें इस फ्लक्स को मालूम करना पड़ेगा। हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हर डेल्टा एरिया A से इतना फ्लक्स बाहर आ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, क्योंकि डेल्टा एरिया A अप्रोचेस टू 0 है, लिहाजा इस पूरे स्फीयर के, फर्ज कर लें ये स्फीयर जो है ये वाली बॉल, ये बाहर वाला स्फीयर, तो इस पूरे स्फीयर के पूरे सरफेस एरिया पर हम इस डेल्टा एरिया A जितने जो है डेल्टा एरिया A से आने वाले फ्लक्स को क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो अब क्योंकि डेल्टा एरिया A जो है वो बहुत छोटा है, अप्रोचेस टू 0 है, लिहाजा जो आपके पास इस पर जो इनफाइनाइट, इस पूरे सरफेस पे इनफाइनाइट डेल्टा एरिया A बन जाएंगे। और ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, फ्लक्स मालूम करने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी जो फ्लक्स होगा पूरे इसके सरफेस एरिया पे वो इंटीग्रल होगा EdA का, और वो एंगल हम देख ही चुके हैं 0 डिग्री का, तो EdA आ जाएगा खाली। और इस इंटीग्रेशन की जो है आपके पास लिमिट्स क्या होंगी, 0 से लेकर, बिल्कुल शुरू से लेकर 0 से लेकर पूरे सरफेस एरिया तक, इसके पूरे सरफेस एरिया तक जो डेल्टा एरिया A बने हुए बहुत सारे उन तक पूरा, तो वो आपके पास जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो किसके बराबर होता है, 4πr² के बराबर होता है, 4πr²। ये इसकी जो है लिमिट आ जाएगी। गोया कि फाई आपके पास जो आएगा, फ्लक्स आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E कांस्टेंट रहेगी इस डेल्टा एरिया, हर डेल्टा एरिया A में, क्योंकि हर डेल्टा एरिया A की जो है आपके पास जो एरिया है वो बराबर हमने लिया है, और जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उस पॉइंट पे हमेशा जो है रेडियल डायरेक्शन में होगी, और उस डेल्टा एरिया A की भी जो है आपके पास डायरेक्शन जो है उस सरफेस से परपेंडिकुलर होगी, और रेडियल जो है डायरेक्शन वो भी उससे परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट प्लेन से। तो उस पॉइंट पे आपके पास जो छोटा सा डेल्टा एरिया है, हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट भी रहेगी, और उस डेल्टा एरिया से A से उसकी जो है वो डायरेक्शन भी सेम रहेगी, ठीक है ना, एरिया की डायरेक्शन से। और क्योंकि सब DA एक बराबर के हमने किए हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो भी बराबर पास होंगी। तो गोया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर DA पे कांस्टेंट होगी, इसको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेट होगा खाली DA 0 से लेके 4πr² तक सरफेस एरिया तक, और ये फ्लक्स आ गया आपके पास EdA का A हो जाएगा, इस पर आपने लिमिट लगा दी, वो आ गई 0 से लेके 4πr² तक। और ये फर्दर फ्लक्स आ गया आपके पास, ये थोड़ा छोटा भी लिख गया है, लेकिन ये कि जगह थोड़ी सी कम थी, लेकिन ये कि ज़ाहिर है आप जानते हैं 4πr² ऊपर लिखा, और ये पेन जो है इंक बहुत फैला रहा है, तो बहरहाल, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा ये। तो E और आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो एरिया की 0 है, तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू 4πr² के बराबर। ये कौन सा फ्लक्स आया है, ये टोटल फ्लक्स आ गया है, उस सरफेस से बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स आ गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हमने इस पॉइंट P पर बनाया था, और जिसके अंदर ये पूरे चार्ज स्फीयर को जो हमने क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। तो ये इस बड़े वाले स्फीयर से, जो कि हमने इस चार्ज स्फीयर को क्लोज करने के लिए बनाया था, बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स आ गया।
अब हमारे पास गाउसेस लॉ भी यही कहता है, अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ कि जो फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर आता है वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, और क्यू क्या है हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ये हो, तो अब जाहिर है ये गाउसेस लॉ भी इस पूरे बड़े वाले स्फीयर से जिसमें हमने इस चार्ज स्फीयर को बंद किया है बाहर आने वाले फ्लक्स को बयान कर रहा है, टोटल फ्लक्स को। और हमारा ये फार्मूला भी इस पूरे बाहर बड़े वाले स्फीयर से जिसमें हमने इस छोटे चार्ज स्फीयर को बंद किया है उससे बाहर आने वाले फ्लक्स को बयान कर रहा है। गोया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, फाई की जगह ये E × 4πr²। अच्छा, ऐसा करना क्यों ज़रूरी है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में जो इस फ्लक्स को निकाला था डेल्टा एरिया ए करके? इसलिए कि गाउसेस लॉ कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं है बल्कि गाउसेस लॉ फ्लक्स के लिए। तो यहाँ हम अपने जनरल फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स को रिलेट करते हुए फ्लक्स मालूम करते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर आने वाला फ्लक्स मालूम करते हैं किसके ज़रिए, जो हमारा जनरल फार्मूला है फ्लक्स का E.dA या ए जो भी, उसके ज़रिए से। और फिर उसको जो है फ्लक्स मालूम करने के बाद, और किससे फ्लक्स किस से मालूम करते हैं, ज़ाहिर है गाउसेस लॉ उसी सरफेस पे एप्लीकेबल है जो कि हर तरफ से क्लोज, तो एक क्लोज सरफेस से आने वाले फ्लक्स को इस जनरल फार्मूले से मालूम करते हैं। और फिर जाहिर है कि उसी फ्लक्स को बयान कर रहा होता है आपके पास, किसी भी क्लोज सरफेस से आने वाले फ्लक्स को आपके पास बयान कर रहा होता है गाउसेस लॉ, तो उस फ्लक्स के इक्वेट कर देते हैं, तो उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होती है। ये हम बात पहले भी शायद कर चुके हैं क्लास में। तो ये फाई की वैल्यू यहाँ से इधर पुट कर दी और ये हो गया 1/ε0 और इनटू चार्ज इनक्लोज, ठीक है ना, जिसको मैंने कैपिटल क्यू से लिखा है। अच्छा, ये आ रहा है, मेरा ख्याल है ये काफ़ी कम हो गया, लेकिन चलें मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ लाइन लगा के, ये नीचे शायद नहीं आया कैमरे में। तो ये आपके पास जो है अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट तो हम यहाँ सॉल्व कर चुके थे, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन। तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ गई, ज़ाहिर है 4π को इधर ले जाएं 1/ε0 इंटू क्यू, और ये यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो गया, इस साइड आके 4πr²। अच्छा, अभी आर है क्या? ये आर असल में उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हम जो है क्या ले रहे हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ये है आर, स्मॉल आर। गोया कि इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि बड़े स्फीयर का रेडियस, तो छोटे स्फीयर के रेडियस को आप कैपिटल आर से लिखते हैं। चलें, ये मैंने कैपिटल आर से लिख दिया। तो ये छोटे स्फीयर से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो चार्ज स्फीयर है उससे बाहर बना हुआ स्फीयर है, और ये जो पॉइंट पी है ये इस स्फीयर से बाहर मौजूद है, ठीक है ना, ये हमने कर लिया। और उसके बाद अगर चाहें तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, यहाँ जगह है गालिबन, ठीक है, नज़र आ जाएगा। E = ये 4π इधर ले आए तो 1/4πε0 और Q/r²। अगर आप इस रिलेशन को देखें तो ये वही कूलम्स लॉ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन आ गई। E = 1/4πε0, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K होता है, K और एक Q/r²। एक Q हो या इस पूरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे जो Q है ये इस पूरे स्फीयर के सरफेस में मौजूद टोटल चार्ज, तो चार्ज इंटू r² या /r², ये आ गया, ये फार्मूला इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया किसी भी पॉइंट P पे। अच्छा, मैं अब नेक्स्ट पेज पे इसको थोड़ा सा करता हूँ मज़ीद आगे, कि देखिए जैसे जैसे हम इस चार्ज स्फीयर से, एक मिनट ज़रा हम सेट कर लें जी, तो हम जैसे जैसे इस चार्ज स्फीयर से दूर जाएंगे, जैसे एक चार्ज स्फीयर मैंने फिर बना दिया, उसका वही वाला स्फीयर आप समझ लें जो हमने पिछले पेज पे बनाया था, इस पे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, ये आ गई। और इस पॉइंट P पे लेंगे तो ज़ाहिर है इसका R जितना डिस्टेंस ये आएगा, और इससे दूर एक और पॉइंट P पे यहाँ लेंगे तो इसका R जितना डिस्टेंस बड़ा आएगा। और अभी हमने फार्मूला निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का गाउसेस लॉ को अप्लाई करते हुए इस किस्म की चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट P पे क्या आएगी, ये पॉइंट P चलें P डैश कर लिया हमने, तो उसका फार्मूला आया था 1/4πε0 और Q यानी टोटल चार्ज इनक्लोज, जो हमने टोटल चार्ज इनक्लोज किए थे वो इस पूरे स्फीयर पे के सरफेस पर मौजूद सारे के सारे चार्जेस थे, यानी टोटल चार्जेस थे, ओवर आपके पास r²। अब आप देखें कि ये पूरा कांस्टेंट
क्यू जो इस स्फीयर पे जो चार्ज स्फीयर है, जो इस पर टोटल चार्जेस थे उसकी तादाद है, वो भी ज़ाहिर कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है जैसे जैसे आप आर का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, यानी दूर जाते जाएंगे इस स्फीयर से, स्फीयर की सरफेस से, तो आपके पास जो है आर स्क्वायर रिलेशन से, क्योंकि डिवाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर दी जाएगी। तो ये है, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन आपके पास आर क्या है, आर वो डिस्टेंस है जो कि जो हम जिस स्फीयर के सेंटर से वो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं इस चार्ज स्फीयर के, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो आपके पास इसका जो है कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। अब इसमें एक बात मैं भी डिस्कस करता हूँ, एक बाद में कर लेंगे, कि देखें जैसे जैसे ये आर की वैल्यू फ़िलहाल क्या है, देखें आर एक्स एक्सिस पे हमने बनाया तो आर की वैल्यू यहाँ तक है अगर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी आर की वैल्यू कम है। एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे, आर की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ कर रही है, और ये कर्व लाइन है तो स्क्वायर रिलेशन से डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है ना ये। अच्छा, अब दूसरी कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा यही चार्ज स्फीयर, अब मैं उसको वो कर चुका हूँ तो इसको दोबारा बना लेते हैं। देखें यही चार्ज स्फीयर है, वही वाला जो हमने अभी, जिसके बाहर पॉइंट पी पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम की, ये यही वाला चार्ज स्फीयर है। और इस चार्ज स्फीयर में अब हम एक पॉइंट हमने पी जो लिया था वो इस चार्ज स्फीयर के सरफेस से बाहर लिया था। इसकी इस स्फीयर की सिर्फ सरफेस चार्ज है, ये सरफेस चार्ज है खाली, ठीक है ना, सरफेस चार्ज है खाली, अंदर चार्ज नहीं। तो एक हमने इस चार्ज स्फीयर के से बाहर, इसकी सरफेस से बाहर पॉइंट पी पे जो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी, जिसका फार्मूला ये आया हमारे पास। अब हम एक इस स्फीयर के अंदर एक पॉइंट पी ले लेते हैं कहीं पे भी, और इस पे जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए हमें वही करना है, गाउसेस लॉ लगाना है। तो यहाँ पे भी हम जो है क्या बनाएंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, और ज़ाहिर है स्फीयर को क्लोज करने के लिए हम जो अंदर क्लोज सरफेस बनाएंगे, कोई सी भी बना सकते हैं, लेकिन हम आसानी के लिए ऐसी सरफेसेस लेते हैं जो ज्योमेट्रिकल हो और उसमें सिमेट्री मौजूद हो, एक जैसी हो, तरफ आसानी से कैलकुलेट हो जाता है उससे। तो आपके पास अंदर इस चार्ज स्फीयर के अंदर हम एक और छोटा सा स्फीयर बनाएंगे। जैसे पॉइंट पी पे हमने एक बड़ा स्फीयर बनाया था। क्यों पॉइंट पी पे बड़ा स्फीयर बनाया था, क्योंकि उसका डिस्टेंस इससे ज़्यादा था, इसके सेंटर से इसके रेडियस से तक का जो डिस्टेंस उससे ज़्यादा था, पॉइंट बाहर था। अब कम है तो एक छोटा स्फीयर अंदर बनेगा। अंदर हमने बना लिया, क्यों, क्योंकि हमें गाउसेस लॉ लगाना है। तो बात यह है कि फिर वही वाली बात है कि इस पर भी हम जो डेल्टा एरिया ए बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर यहाँ पे मौजूद है, अवेदा चार्ज चले आप ले लें यूँ करके, तो वो और जो है इस डेल्टा एरिया ए की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल ना भी हो तो 180 डिग्री पर होंगी। तो आपके पास जो है 180 डिग्री का कॉस भी 1 आता है, माइनस के साथ साइन के साथ पैरेलल, वो सब है। उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वही आएगी ई इंटू, आप करना चाहें तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर ये छोटा वाला होगा, ठीक है ना, इतना। यहाँ पर जो आर है असल में वो इस कैपिटल आर यानी इस स्फीयर का जो डिस्टेंस, जो रेडियस है उससे छोटा है, ठीक है ना, ये आर उससे छोटा है। और उस कंडीशन में क्या था, जो स्फीयर हम बाहर बना रहे थे उस स्फीयर का, बाहर बनने वाले स्फीयर का आर जो था वो आपके पास इस चार्ज स्फीयर के रेडियस से ज़्यादा था, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन। तो अब आपके पास जो ये स्फीयर हमने बना दिया, अहम बात यह है कि अगर आप इस पर गाउसेस लॉ लगाएं तो गाउसेस लॉ ये कहता है कि फ्लक्स, इसकी बात नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड की, फ्लक्स की बात करता है। ये हमारे पास क्या है, फ्लक्स इनसाइड द सरफेस चार्ज स्फीयर, ये है, ठीक है ना जी। तो इसके इनसाइड एक पॉइंट है पी। गाउस लॉ कहता है 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड होगा, ठीक है ना, चार्ज इनक्लोज्ड किस में, इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। अब आप देखें जो क्लोज सरफेस हमने बनाई है, अंदर जो स्फीयर बनाया है, इसमें इसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, सारे चार्ज इससे बाहर है। लिहाजा जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो आपके पास आएगा 1/ε0 टाइम इंटू चार्ज इनक्लोज 0 है। तो गोया कि इससे जो फ्लक्स बाहर आएगा फाई, वो हो जाएगा 0 से, आप इस एक को मल्टीप्लाई करें 1, 0 ऊपर आ जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर 0 आएगा, यानी फ्लक्स 0 आएगा। तो फ्लक्स 0 आएगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी निकालें, ये जो आपके पास ई डॉट डेल्टा एरिया ए करके आप निकाल रहे थे, ई इंटू चाहे 4 पाई आर स्क्वायर वही आ जाइए, लेकिन ये बराबर होगा
ये किसको शो कर रहा है, ये इसमें से बाहर आने वाले फ्लक्स को फार्मूले के लिहाज से शो कर रहा है। हमारे पास खाली फ्लक्स नहीं आ रहा है इसमें से बाहर, लेकिन ये कि फार्मूले के लिहाज से ये हम निकालेंगे जैसे हमने पीछे निकाला था। तो उस फाई की वैल्यू ये आ रही है, उसको हम गाउसेस लॉ से इक्वेट करेंगे। गाउसेस लॉ से जो फ्लक्स आ रहा है वो 0 है। तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0/4πr² आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, E=0 को आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें आंसर 0 आएगा आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। यानी इनसाइड द स्फीयर, अगर एक स्फीयर की सरफेस चार्ज है तो उस सरफेस से बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी जो इसके बराबर है, लेकिन उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। और हम इसको भी वही, तो उस स्फीयर के अंदर यानी इसके पर चार्ज सरफेस पे हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होती है। कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म, ठीक है ना। अब देखें आगे मैं इस ग्राफ पे दोबारा आ जाता हूँ। ये जो पॉइंट होगा ये वो पॉइंट होगा, आप देख लें कि आर जैसे जैसे कम है, आर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस सरफेस से बहुत क्लोज, यानी इस सरफेस तक का जो डिस्टेंस था, इस स्फीयर का जो सेंटर से इस सरफेस तक का जो डिस्टेंस था, आप कह लें ये सरफेस क्या है, ये स्फीयर की बाउंड्री आप कह लें, स्फीयर का सरफेस है, तो उसका हमने डिस्टेंस को कैपिटल आर से शो किया था। तो सबसे ज़्यादा जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसी सूरत में होगी जब पॉइंट इस सरफेस से बहुत क्लोज हो, यानी तकरीबन आर के बराबर ही हो। तो ये वो पॉइंट होगा जिस पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी, ठीक है ना, कैपिटल आर के बराबर है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी और जैसे जैसे आप इस पॉइंट से बाहर जाते जाएंगे कम होती जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखें ये अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है इस पॉइंट पे, तो इससे पीछे वाले पॉइंट्स पर आर की वैल्यू, इस पूरे एक्स एक्सिस पे आर की वैल्यू दी हुई है, तो इससे पीछे वाले पॉइंट पर इस आर की वैल्यू जो है वो क्या है, कम होती जा रही है। किससे कम है, आपके पास कैपिटल आर यानी स्फीयर के सेंटर से लेकर उसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस यानी स्फीयर का जो रेडियस है उससे भी कम है। तो उससे भी कम है, इसका मतलब है वो जो आर है वो इस स्फीयर के अंदर है, और स्फीयर के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कर्व पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की हुई है, इसके वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कर्व मौजूद ही नहीं है, यानी उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ही नहीं है, 0, ठीक है ना। यानी ये कर्व क्या है, अगर आप वैल्यूज़ निकाल के या प्रैक्टिकली जो है इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के एक ग्राफ प्लॉट करें, जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते भी हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेकर एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट करें और आर को एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे लें तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। और आर के वो डिस्टेंसेस जो इस स्फीयर के रेडियस से कम होंगे यानी उसके अंदर होंगे, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया इस कंडीशन में कि जब आपके पास एक स्फीयर पे चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी, तो उस सूरत में आउटसाइड द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर क्या जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, गॉसेस लॉ के अप्लाई करते हैं।